Hello everyone and good morning to all of you. Welcome back to Ignited Minds. We are continuing our MCQ series on the modern history and this is lecture number 2. तो कल का लेक्चर हमने देख लिया था तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी हम MCQ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, और जो FA एग्जाम और VLW एग्जाम और आने वाले जितने भी SSB एग्जाम में जहाँ पे आपको मेंशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री, उन एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि हु इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आपको ये बोला जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है। ओके, तो इससे पहले आप ये याद रख लो कि अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने जिसने बुक लिखी थी इंडिका, जो एक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, जब सेल्यूकस नेक्टर के अंडर काम कर रहे थे तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, तो उसने एक बुक लिखी थी इंडिका एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है आपके राजा राम मोहन राय को। कि वही राजा राम मोहन राय है जिसने सती प्रथा के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे और आखिरकार फिर वो जीत कर उसने सती प्रथा को खत्म की थी एक एक्ट के थ्रू। ये वही राजा राम मोहन राय है जिसने क्या किया था, जिसने आइडल वर्शिप को बैन करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या इसको हम कहते हैं ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। इंडिया में जो रेनेसांस चेंज आई है, सोशल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए, जो इवल प्रैक्टिस है उनको खत्म करने के लिए जो हम क्रेडिट देते हैं वो हम देते हैं राजा राम मोहन राय को। तो और एक बात याद रख लेना, ये जो राजा राम मोहन राय है इसका जो टाइटल राजा है, द टाइटल राजा वाज गिवन बाय अकबर सेकंड। मुगल एम्पायर के लीडर मुगल्स में जो आपके अकबर द सेकंड थे, उन्होंने इसको ये टाइटल दिया था, राजा का टाइटल दिया था, अदरवाइज इसका नाम था राजा राम मोहन राय। कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इसने 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी। आत्मीय सभा बनाई थी इसने 1814 में कलकत्ता में। इन चीज़ों को लड़ने के लिए, बाकी इविल से लड़ने के लिए इसने फाउंडेशन डाली थी आत्मीय सभा को कि 1814 में, और इसी आत्मीय सभा को आगे जाके हम बोलते हैं फिर ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मो समाज 1920 में इसका नाम चेंज होता है, ब्रह्मो समाज 1820 में इसका नाम चेंज हो जाता है ब्रह्मो समाज। आत्मीय सभा को हम सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी कहते हैं। सो इसकी फाउंडेशन डाली थी किसने, आपके राजा राम मोहन राय ने। और ये भी याद रख लेना, द टाइटल वाज गिवन बाय अकबर सेकंड। तो मेगास्थनीज इज द रिपीट करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर MCQ सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। कल हमारा एक पहला लेक्चर आ गया था इसका। सो दिस इज द MCQs आर इंपॉर्टेंट फॉर द JK SSB एग्जाम्स, वेदर इट्स VLW, इट्स FA और कोई भी JK SSB आने वाला एग्जाम है उसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लेक्चर इसका अपलोड हो गया है, तो होप आपको अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट आज आप हमारा जो सेकेंड MCQ बेस्ड है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री भी है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि आपको ये बताना है हु इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की अगर बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है मेगास्थनीज को। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अब हु वाज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज ने क्या किया था, ये वो बंदा था जो सेल्यूकस नेक्टर, ग्रीक एम्बेसडर का एक ग्रीक एम्बेसडर था जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था, और ये सेल्यूकस नेक्टर का एक एम्बेसडर था।
और जब ये इंडिया आया था, इसने क्या किया था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अगर बात करें हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर करते हैं हम किसको, आपके राजा राम मोहन राय को। ये वही राजा राम मोहन राय है जिसने क्या किया था, जिसने आइडल वर्शिप के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। और ये वही राजा राम मोहन राय है जिसने क्या किया था, जिसने सती प्रथा के लिए बहुत सारे ओके। तो अगर ये बात करें राजा राम मोहन की राय की, तो द टाइटल राजा वाज गिवन बाय अकबर द सेकंड। अकबर द सेकंड जो था आपका, जो लीडर मुगल्स का था, तो इसने क्या किया था, इसी ने इसको ये टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय का। तो इसने आइडल वर्शिप के खिलाफ बात उठाई थी, इसने मोनोथेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बोला था। और ये भी याद रख लेना कि 1814 में इसने एक सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कलकत्ता में डाली थी, जिसको हम कहते हैं आत्मीय सभा इसने, जो आगे जाके फिर ब्रह्मो समाज बन जाता है नए 1828 में। तो आत्मीय सभा की जो फाउंडेशन है वो भी आपके राजा राम मोहन ने डाली है 1814 में कलकत्ता में। तो ही इज रिगार्डेड एज ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये भी याद रख लेना, मेगास्थनीसिस को कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और हेरोडोटस इसको कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं, बिकॉज इसकी ही वजह से बहुत सारे सोशल प्रैक्टिस, सोशल इवेल जितने भी थी हमारे मॉडर्न इंडिया में, या हम कहेंगे फ्रीडम मूवमेंट में जो इवेल चल रहे थे, सती प्रथा, आइडल वर्शिप, बाकी चीज़ें, उन चीज़ों के खिलाफ इसी ने कदम उठाए थे। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका आता है Who threw the bombs on the door of the Central Assembly? आपको ये बताना है कि 1929 में जब सेंट्रल असेंबली चल रही थी न्यू दिल्ली में, उस पे एटम बॉम्ब किसने फेंके थे। यानी कि ये क्वेश्चन इसी के लिए क्वेश्चन आया था ऐसे एग्जाम में, उसमें ये बोला गया था कि किस बंदे को फांसी दी गई थी 1931 में। सो वो इसी से लिंक्ड है। आपको ये बताना है कि किस बंदे ने या किन बंदों ने आपकी सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब लगाया था जब 8 अप्रैल 1920 में सेंट्रल असेंबली में असेंबली हो रही थी। तो इसका सही आंसर है डी वाला पार्ट, यानी कि आपका बोथ ए एंड बी, भगत सिंह एंड बुद्धकिशोर दत्त। ये वो दो बंदे थे जिन्होंने 1929 में एटम बॉम्ब लगाया था सेंट्रल असेंबली पे। एक्चुअली इनका इरादा ये नहीं था किसी को मारना एंड ऑल दैट। इनका इरादा ये था कि हम यहाँ पे जो बैठे सेंट्रल असेंबली में जो बंदे बैठे हैं उनके वो कानों के पर्दे खोलना, वो फार्म हाउस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें। और वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था, दो बिल्स पे एक डिबेट चल रहा था। आपको ये वो बिल्स भी याद रखने हैं। पहली बिल प्रोटेस्ट चल रही थी पब्लिक सेफ्टी बिल पे, पहली पब्लिक सेफ्टी बिल पे है, और दूसरी जो बिल थी वो थी ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दो बिल पे डिस्कशन डिबेट हो रहा था और इन्हीं पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो इन्हीं दो बिलों के खिलाफ और लोगों को ये जागर करने के लिए कि आप किसानों की तरह ध्यान दो, बाकी चीज़ों की तरह ध्यान दो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने असेंबली के बीच नहीं साइड में इन्होंने एटम बॉम्ब फेंका था ताकि किसी को जख्म, किसी को चोट ना पहुंचे। तो और इसी के खिलाफ आगे जाके इनको फिर फांसी दी जाती है। इन्हें सॉन्ड्रस का भी कत्ल होता है और उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चलती है और इनको फांसी दी जाती है। आपको ये याद रखना है, इन्हीं दो मर्दों ने, भगत सिंह एंड बुद्धकिशोर दत्त ने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 को क्या किया था, बॉम्ब फेंका था। ओके, तो चलते आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द अगस्त ऑफर 1940 में जो आपका अगस्त ऑफर आता है, आपको ये बताना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय, कौन बनाएंगे आप। तो अगस्त ऑफर आता है इसलिए बिकॉज 1939 में, अगर आपको याद होगा, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था, किनको, ब्रिटेन को, ये सोच के कि हमें कोई डोमिनेंस स्टेटस से कुछ मिलेगा, लेकिन वो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बदले में एक ही चीज़ हमें मिलती है, जो आपका गेट ऑफ इंडिया है जो दिल्ली में बनाया गया है, बस वो मिलता है, एक मेमोरियल मिलता है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है।
तो उस सीख से क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं, आईएनसी बाकी, वो सपोर्ट नहीं करते हैं किनको, ब्रिटेन को। तो इसलिए ये बोला जाता है कि उन्होंने फिर ऑफर्स पे ऑफर्स दिए। एक पहला ऑफर था अगस्त ऑफर, गिव देम द ऑफर दैट दे कैन नॉट रिफ्यूज, ऐसा ऑफर दे दो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आईएनसी को कि वो रिफ्यूज ना करे। तो पहला जो ऑफर आता है वो होता है अगस्त ऑफर। अब इसमें ये बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है। इससे पहले अगर बात करें 1934 में ऑलरेडी एम.एन. रॉय ने बोला था कि एक हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमें बनानी ताकि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद नेहरू ने भी इसको माना था, फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया था 38 में। लेकिन पहली बार अगर हम ये देखते हैं कि पहली बार कब आपकी गवर्नमेंट यानी कि कब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये माना कि इंडिया अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और उसके पावर्स कहाँ से लेंगे, तो उसके पावर्स हम लेंगे इंडियन से, क्योंकि वो इंडियंस के लिए उन्हें बोला था कि आप क्या करो आफ्टर द वॉर। इसमें बहुत सारी और चीजें थी अगस्त ऑफर में, जैसे इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात की थी, और सेटिंग ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी। और ये भी बोला गया था कि दे विल बी फ्री, दैट विल बी फ्री फ्रॉम अदर, यानी कि बाहर के पावर से फ्री हो जाएगी। इंडियंस खुद अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी और वो आगे जाके उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका इंडियंस खुद। ओके ओके, याद रख लेना कि व्हाट अगस्त ऑफर क्यों आया था, क्योंकि दे नीड सपोर्ट ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये बोला जाता है व्हाई वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैंने कल के लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, आज फिर से देखते हैं कि आपको ये बताना है कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फेल क्यों हुई थी। पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है ये क्यों हो रही थी। देखो 1927 में आता है साइमन कमीशन, उसको अपोज करते इंडियंस, उसके लिए फिर एक चैलेंज दिया जाता है इंडियंस को कि आप एक रिपोर्ट बनाओ, तो नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है 1928 में। नेहरू के पापा इसके हेड होते हैं और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फिर इस पे भी डिस्कस होता है, इस पे भी डिस्कस होता है, लेकिन कुछ इसका हल नहीं निकलता है। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, टू डिस्कस सच प्रपोजल, इस कमीशन को, इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हम वी आर गोइंग फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस बोली गई थी, तो लंदन में ये बोली गई थी कि लंदन में करवाएंगे, लेकिन पहले फेल हुई, इसलिए फिर दूसरी चलती है, फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली ऑटोमेटिकली फेल हो जाती है बिकॉज क्या हो जाता है, आईएनसी ज्वाइन ही नहीं करता है। सो जो फर्स्ट आरटीसी है वो टोटली फेल हो जाती है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें ये बोला जाता है गांधी को कि आप क्या करो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लो। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है और इंडिया हिस्सा लेती है। और ये भी याद रख लेना कि अगर ये पूछा जाए कि किस आरटीसी में, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने हिस्सा लिया था, तो सिर्फ एक आरटीसी थी, दैट वाज सेकंड आरटीसी, जिसमें आईएनसी ने हिस्सा लिया था। ये अगर ये भी याद रखोगे, ये चली थी सितंबर से लेके दिसंबर 1931 तक, और गांधी ने इसको प्रेजेंट किया था। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, प्रायोरिटी द, पहला पार्ट है कि प्रायोरिटी द गिवन टू द कम्युनल क्वेश्चन, सेकंड है सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थर्ड है ग्राउंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ पावर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये मूवमेंट चल रही थी, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से इसको थोड़ा सा सस्पेंड किया गया था कुछ टाइम के लिए, और ये था मेन रीजन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो आप कह रहे हो कि बी.आर. अम्बेडकर ने 1909 में मुस्लिम्स को मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट जहां पे आपको वोटिंग का हक सिर्फ उसी कमेटी को होता है, और वोटिंग में हिस्सा लेने का भी हक उन्हीं कमेटी को होता है जिनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। तो मोंटेमॉर्ले रिफॉर्म में मुस्लिम्स को मिलता है, फिर आगे जाके सिख्स को मिलता है, बाकियों को मिलता है। तो उसी की डिमांड से कंटिन्यू चल रही है कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आपके बी.आर. अम्बेडकर चाहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर डिमांड कर रहे हैं आपके किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरल के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित एंड ऑल दैट के लिए। सो जब ये बात उठती है आपके सेकंड कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी बीच
कॉन्फ्रेंस में छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप हिंदूज को हिंदू से अलग कर रहे हो, वेदर दे आर डिप्रेस्ड क्लासेस, बट वो तो हिंदूज में ही आते हैं ना, मुस्लिम्स को आपने दिया वो अलग रिलीजन से है, लेकिन आप डिप्रेस्ड क्लासेस को अगर दे रहे हो वो हिंदूज में ही आते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, गांधी बीच कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। ओके, तो इसका सही आंसर है पहला, प्रायोरिटी टू द गिवन टू द कम्युनल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आ जाती है, जिसमें 3 बंदे होते हैं, पैथिक्लोरियन, अलेक्जेंडर, 3 बंदे होते हैं, क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है, और इससे पहले कि 1942 में जब लास्ट मूवमेंट, ये देख लो, 1942 में जब लास्ट मूवमेंट चलती है आपकी इंडिया की तरफ से, लास्ट मूवमेंट चलती है ब्रिटेन के खिलाफ, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये मूवमेंट लास्ट मूवमेंट होती है इनके खिलाफ। तो इस मूवमेंट से जब इनको बिल्कुल लग रहा था कि भाई अब इनको पक्का पावर शेयर करना ही करना है, तो फिर 1945 में जब आपका जापान सरेंडर करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जर्मनी हार जाता है, तो उनको लग रहा है कि अब पावर ट्रांसफर करना ही करना है। लेकिन उससे पहले एक डेडलॉक होता है कि मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में एक डेडलॉक होता है, किसके लिए, ये चाहते थे पाकिस्तान और ये चाहते थे अनडिवाइडेड इंडिया। तो इसके लिए क्या होता है, ये डेडलॉक तोड़ने के लिए अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। लेकिन एक चीज ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है, उसके लिए एक मिशन भेजा जाता है 1946 में, जिसमें 3 बंदे होते हैं, वो तीनों के तीनों वहां के मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज व्हाई द मिशन इज नोन एज कैबिनेट मिशन। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 1946 में एक मिशन भेजा जाता है। तो उसके बाद ये जब डिस्कस डिबेट करते हैं, लास्ट में खुद प्रपोजल निकालते हैं, और ये कहा जाता है कि अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी, आपको ये बोलना है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी अनडिवाइडेड इंडिया की, मैं बात कर रहा हूं 1946 की, वहां पे क्यों कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है 389, 389। और इसमें भी डिवाइडेड किए गए थे 2 चीजें। 389 में ये बोला गया कि 296 जो थे, 296 ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे, यानी कि जो हमारे पास 11 प्रोविंसेस है, 11 प्रोविंस उस टाइम थी, वहां से डायरेक्टली आएंगे, और 93 आएंगी प्रिंसली स्टेट से, 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, वहां के, यहां पे इलेक्शंस होंगे, यहां पे इलेक्शंस होंगे, और डायरेक्टली नहीं, जो आपने असेंबली में मेंबर्स डाले वही इनके लिए इलेक्शंस करेंगे, लेकिन यहां पे इलेक्शंस होंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इनको नॉमिनेट किया जाएगा। दैट इज हम ये कहते हैं कि अगर कभी ये पूछा जाता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नेचर क्या था, that were partially elected and partially nominated, partially elected ये था, they were partially nominated। तो आपको ये याद रखना है कि अगर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, उसने टोटल स्ट्रेंथ कितनी बात की थी, उसने बात की थी 389। उसमें क्या बोला गया था कि 296 डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, यानी कि इनके लिए इलेक्शंस होंगे, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जितने भी मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी वही चुनेंगे इनको, क्योंकि उनको लोगों ने ही चुना होगा, तो उनको फिर ये चुनेंगे। 296 आएंगे यहां से, और 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, जो वहां के प्रिंसेस, जो वहां के प्रिंस होंगे वो उनको नॉमिनेट। ओके, आगे ओके, एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। मैंने कहा कि फर्स्ट वुमेन, मैंने ना तो इंडिया की बात की ना कुछ की, मैंने इतना बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को समझ लेना हो, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी में गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, वो जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वुमेन प्रेसिडेंट, वो डायरेक्टली आंसर देंगे सरोजिनी नायडू। नो डाउट शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन, बट शी वाज द फर्स्ट इंडियन, शी वाज द फर्स्ट इंडियन, ये पहली इंडियन वुमेन थी, इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो इसका सही आंसर है एना बेसेंट। एना बेसेंट वाज द फर्स्ट, she was the first woman president of Indian National Congress, and Sarojini Naidu was the first Indian, yaad rakh lena, there is a difference between that, Sarojini Naidu was the first Indian woman president and Anna Besant was the first woman president of the INC। थोड़ा एना बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एना बेसेंट अगर आपको पता है, शी वाज एन आयरिश लेडी, आयरलैंड की एक लेडी थी, शी वाज एन आयरिश लेडी,
आयरिश लेडी थियोफेसिकल के लिए यहाँ पे आई थी, एंड लेटर ऑन 1914 में शी जॉइनेड द आईएनसी। 1914 में इस लेडी ने आईएनसी ज्वाइन किया, और उसके बाद अगले ही 2 साल के बाद 1916 में इसने एक इंडिया में बड़ी मूवमेंट चलाई जिसका नाम है होम रूल लीग मूवमेंट। याद रखना है आपको, तिलक के साथ, तिलक ने अलग से साउथ में निकाली थी, लेकिन सबसे मेन जो सबसे ज्यादा जो सेंटर्स बने थे होम रूल के वो एना बेसेंट ने डाली, एंड दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ एना बेसेंट, क्योंकि वो आयरिश लेडी थी, वहां से मुतासिर होकर आयरलैंड में भी एक रूल लीग चल रही थी किसके खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ, तो वहां पे उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी होम रूल लीग, तो उसी को इंडिया में स्टार्ट किया था एना बेसेंट, इसका क्रेडिट इसी को जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जो एना बेसेंट है इसके 2 न्यूज पेपर्स है, उसमें भी क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे हैं। एक है आपका कॉमनवेल्थ, इसके 2 न्यूज़पेपर से, एक है आपका कॉमनवेल्थ, दूसरा है आपका कॉमनवेल्थ और दूसरा है आपका, एक मिनट, न्यू इंडिया, सॉरी, एक है आपका कॉमनवेल्थ, दूसरा है आपका न्यू इंडिया। ये 2 न्यूज़पेपर आपको याद रखने हैं। तो एना बेसेंट इज द राइट आंसर, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, चलिए फिर आगे चलते। ओके, थोड़ा ट्विस्टेड है, बहुत कम बच्चों ने सुना होगा ये। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइनेड इन, आपको ये बताना है ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन कब हुआ था। अब मैं आपसे ये देखो, हमने कल देखा था एक क्वेश्चन में 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी होता है। अब थोड़ा इसके बारे में देखो, बैटल ऑफ प्लासी से क्या हो जाता, उससे पहले क्या हो जाता है, जब आपके सिराजुद्दौला जो होते हैं, जो होते हैं आपके रूलर, कहाँ के नवाब होते हैं, बंगाल के नवाब होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को और फ्रेंच की गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आप लोग अपनी फोर्टिफिकेशन बंद कर लो, टैक्स पे कर लो, तो फ्रेंच मान जाती है, लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं मानती है। होता क्या है उसके बाद, पहले 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को, यानी कि इससे 1 साल पहले क्या हो जाता है, 1757 से पहले 1 साल क्या हो जाता है, ब्लैक होल इंसिडेंट हो जाता है। ब्लैक होल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ही कमरे में बहुत सारे बंदों को बंद किया जाता है, जिसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो ब्रिटेन के होते हैं, तो इस राजदौला के द्वारा किया जाता है। तो कुछ जो बंदे बच जाते हैं वो भाग के जाते हैं मद्रास, और मद्रास में आपके गवर्नर उस टाइम होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। आपके कौन होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास जो लोग बच जाते हैं, जो आते हैं, उसको बोलते हैं कि सर हमारे से ऐसा हुआ है, तो वो वहां से आके इसके सिराजुद्दौला के साथ लड़ता है, और थोड़ी थोड़ी 2-3 लड़ाइयाँ होती है, और फिर इनके बीच में क्या होती है, ट्रीटी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, और ये ट्रीटी होती है 9 फेब 1757 को। अब इस ट्रीटी को अलीनगर क्यों कहते हैं, बिकॉज कलकत्ता का नाम, कलकत्ता एक पीस ट्रीटी थी, कलकत्ता का नाम चेंज किया था सिराजुद्दौला ने एज ए अलीनगर, इसको अलीपुर ट्रीटी भी कहते हैं, ऐसे भी याद रख लेना, अलीपुर ट्रीटी भी इसी को कहते हैं। तो कलकत्ता का नाम कुछ टाइम तक चेंज किया गया था, क्या, किसके द्वारा, दौला के द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। तो वहां पे एक पीस ट्रीटी होती है, तो वो होती है 9 फेब 1757, लेकिन ये पीस नहीं रख पाती है, कुछ ही टाइम तक पीस रख पाती है, क्योंकि अगले टाइम कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, जून में ही 23 जून क्या देखते हैं हम, 1757 को हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बट रिमेंबर द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन्ड इन 9 फेब 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला एंड आपके नवाबा, सॉरी आपके रॉबर्ट क्लाइव। ओके, चलिए, इसका एक क्वेश्चन हमने कल किया था कि आपको ये बताना है कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी जब वो यरवड़ा जेल में थे। अब भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड कॉन्फ्रेंस में, सेकंड आरटीसी में मैंने आपको बताया था कि सेकंड आरटीसी में ये होता है कि वो फेल होती है, बिकॉज वहाँ पे दलित के लिए क्या, BR अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो जिसकी वजह से आपका गांधी चला जाता है।
जो वो बंदा कहाँ पे वापस इंडिया आता है, यहाँ पे इंडिया में जितने भी ब्रिटेन के ऑफिसर्स हैं उनको पता होता है कि द पर्सन विल स्टार्टेड द सेकंड फेज ऑफ CDM, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो चल रही थी, लेकिन उसको कुछ टाइम तक पास किया गया था गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा, तभी तो उन्होंने सेकंड RTC में हिस्सा लिया था। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको पता होता था कि ये बंदा क्या कर रहा है, सेकंड RTC फेल होने की वजह से ये बंदा क्या करेगा, उस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करेगा, रिस्टार्ट करेगा CDM को। तो उसके लिए उसको पहले से ही पुणे में यरवड़ा जेल में बंद किया जाता है और यहीं पे फिर होता है पूना पैक्ट। लेकिन आपको ये बताना है इस जेल में रह के आपके गांधी ने कौन सी बुक लिखी है, सारी बुक्स उसी की है, आपको इतना बताना है कि उसने कौन सी बुक लिखी है वहां पे। तो इसका राइट आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वाज द बुक दैट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट इन यरवड़ा जेल एट पुणे। ओके, तो याद रखना है आपको, जब वो यरवड़ा जेल में बंद थे तो वहां पे क्या हुआ था, यरवड़ा जेल में उसने कौन सी बुक लिखी थी, आपकी हिंद स्वराज वाली बुक लिखी। ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन कब और कहां पे, कब तो नहीं लिखा है लेकिन कहां पे पास किया है। ओके, तो इधर देख ले, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। 1929 इज द डेट, 1929 इज द डेट, और जगह है आपकी लाहौर, जगह है आपकी लाहौर। क्या होता है दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में, इधर थोड़ा देख लो, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन, इसके लिए 3 RTCs करवाते हैं, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आता है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ के अपने ही लोग, इवन मोतीलाल नेहरू के जो अपने बेटे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, उस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या हो जाता है, INC का सेशन होता है कहां पे, दिसंबर 1929 में INC का सेशन होता है लाहौर में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दिसंबर 1929 में होता है आपका लाहौर सेशन, जहां पे INC अपना गोल चेंज करती है, किसके लिए, फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज। हमें अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट आजादी चाहिए, पूरी की पूरी आजादी चाहिए। 26 जनवरी दिसंबर 1929, देखो ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम आगे जाके फिर जब हम देखते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाके इस डेट में ये भी बोलते हैं कि अगले 26 जन को जो भी 26 जितने भी 26 जन आगे आएंगे, जब तक हम आज़ाद हो जाएंगे, उस डे को मनाएंगे पूर्ण स्वराज डे। तो 26 जन 1930 को पहला पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, इसीलिए हम 26 जनवरी को लेते हैं एज अ रिपब्लिक डे। वरना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई थी, कुछ फेज बचे थे, लेकिन आगे जाके हमने कौन सा डेट अडॉप्ट किया, 26 जन 26 जन, क्योंकि 26 जन 1930 को क्या हुआ था, इंडिया में पहला पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। ओके, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैंने आपको दी। क्या याद रखना है आपको, कराची में लाहौर में सेशन हुआ था INC का दिसंबर 1929 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 में, और सेशन को प्रीसीड कर रहे थे आपके नेहरू, जहां पे इन्होंने बोला कि वी नीड नाउ कंप्लीट आज़ादी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, वॉज सस्पेंड इन फेब 1922 ऑन एन अकाउंट ऑफ द, आपको ये बताना है कि आप हमें ये बताइए कि जो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट की थी, अब सुनो थोड़ी सी, 1919 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है ऑटोमन एम्पायर के द्वारा मुस्लिम्स के खिलाफ, और यहां पे स्टार्ट होती है आपकी खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में दो भाइयों के बीच में शौकत अली एंड मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होती है, और इसी खिलाफत मूवमेंट को लीड करने के लिए वो किसको बनाते हैं, पहला लीडर गांधी को। गांधी को लग रहा है कि खिलाफत मूवमेंट चल रही है, मुस्लिम्स आर विद मी, सो बेटर है कि मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूं जो जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आएंगे, इंडिया के सारे बाकी लोग स्टार्ट करें और हमारा सपोर्ट करेंगे। तो 1920 में ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दो मूवमेंट्स पैरेलल चल रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन क्या हो जाता है 1925 में, 4th ऑफ फेब 1922 को क्या हो जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चोरा चोरी इंसिडेंट। तो बिकॉज ऑफ द चोरा चोरी इंसिडेंट ऑन 4th ऑफ फेब 1922 आपका क्या हो जाता है, आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक वॉलंटियर ग्रुप है अंडर द लीडरशिप ऑफ रिटायर आर्मी जनरल या आर्मी ऑफिसर भगवान दीन अय्यर। भगवान दीन अय्यर के अंडर क्या हो जाता है, कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स, कुछ वॉलंटियर ग्रुप वहां पे लिकर बैन के लिए या कमोडिटीज की प्राइस हाई के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन होता क्या है, ये लोग प्रोटेस्ट करते करते पुलिस स्टेशन को जलाते, जिसमें तकरीबन 22 पुलिसमैनों की डेथ होती है, जलाया जाता है। तो नॉन वायलेंस से वायलेंस में तब्दील होना मूवमेंट को, उस चिंगारी की वजह से आपके गांधी जो आपके लीड कर रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उस टाइम, उसने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया। क्या आपको पता ही है कि नेवर सपोर्टेड, लेटर ऑन ही विल सपोर्ट दैट, जब हम देखते हैं क्विटेनिया मूवमेंट में व्हेन ही कॉल्ड द डू और डाई, बट इन द इनिशियल स्टेज ही नेवर सपोर्टेड द वायलेंस। वो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उस वजह से उसने क्या किया था, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था। ओके अब ये हमें बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, इनकी क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। आपको ये बताना है, हिस्टोरिकली इवेंट्स नीचे दिए गए हैं 2-3, उन आपको बताना है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कौन पहले हुआ कौन उसके बाद हुआ था। पार्चना बंगाल हुआ था 1905 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला आएगा सेकंड, के बाद आएगा आपका फर्स्ट, के बाद आपका फर्स्ट, आप खुद देख लो, उसके बाद आएगा, देखो पहले होता है आपका पार्चना बंगाल, उसके बाद होता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। यानी कि इसका राइट जो आंसर है वो है ये, क्योंकि पहले आपका पार्चना बंगाल, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एंड उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। तीनों की डेट याद रख लेना फिर से। ये आपका आता है 1917 में, 1905 में, 1919 में, 3rd ऑफ अप्रैल 1919 में। तो राइट आंसर इज सी। ओके ओके चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। आपकी आईएनसी जब दिसंबर 1885 में बनी थी, आप हमें ये कहिए कि उसका पहला सेशन कहाँ पे हुआ था। तो एओ ह्यूम के अंडर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज द मेन आर्किटेक्चर। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अलावा कुछ और भी बंदे थे, उनके नेतृत्व के अंदर एओ ह्यूम के लीडरशिप के पास हमने आईएनसी बनाई थी 1885 में, दिसंबर 1885 में। आपको ये बताना है कि पहला सेशन कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे संस्कृत तेजपाल कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने पार्ट किया था, और इसका सेशन हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे में। ओके तो आई होप आज हमने 13 ही क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो इट्स आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।